हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज से हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तब भी ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लेक्चर्स देखते रहें और पढ़ते रहें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको हम चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास। आज से हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। जब हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको मेनली हम दो पार्ट में बांटकर देखते हैं। पार्ट वन और पार्ट टू। पहले पार्ट वन की बात करते हैं। पार्ट वन में दो चीजें आती हैं। एक आता है प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा आता है प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। जब हम लोग प्री हिस्टोरिक एज यानी प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इस काल के अध्ययन के लिए यानी इस एज के स्टडी के लिए हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। लिटरेरी एविडेंस यानी साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस काल को प्री हिस्टोरिक एज यानी प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसी काल से संबद्ध है। अब हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। इस काल के निर्धारण के लिए दो फैक्टर्स सामने आते हैं। पहला फैक्टर है इस काल के अध्ययन में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस दोनों ही अवेलेबल है, बट साहित्यिक साक्ष्य यानी लिटरेरी एविडेंस का उपयोग नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक लिपि थी परंतु उस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका। वहीं वैदिक आर्यों के पास भाषा तो थी परंतु लिपि नहीं, और वैदिक साहित्य मौखिक परंपरा से ही आगे बढ़ रहा था। देखिए, ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर है कृषि का विकास, मतलब जिस काल में खेती का प्रचलन आरंभ हुआ उसे आद्य ऐतिहासिक काल से जोड़ा गया। दूसरा फैक्टर है कृषि। इस बेसिस पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल से जोड़कर देखने की हमें जरूरत है। देखिए, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है।
इसमें मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके बाद जब हम लोग रेगुलर क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको और डिटेल में ये सब चीजें समझाऊंगा। देखिए, सवाल ये आता है कि हमें पार्ट वन में यानी खंड एक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पैलियोलिथिक एज के बारे में, यानी ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल के बारे में। दूसरा, हमें पढ़ना है मेसोलिथिक एज के बारे में, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में। तीसरा, हमें पढ़ना है नियोलिथिक एज के बारे में, यानी नव पाषाण काल के बारे में। चौथा, हमें पढ़ना है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पांचवा, इसके बाद हमें पढ़ना है चाल्कोलिथिक एज के बारे में, यानी ताम्र पाषाण काल के बारे में। सिक्स्थ, हमें पढ़ना है मेगालिथिक एज के बारे में, यानी महापाषाण काल के बारे में। देखिए, हमें सिर्फ इनको एक एक करके पढ़ना नहीं है, परिवर्तन को समझना है, चेंजेस को समझना है, तभी हम इनके बीच के लिंक को समझ पाएंगे। अब हम लोग खंड दो को देखते हैं, यानी पार्ट टू को देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है वैदिक एज के बारे में, 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी तक। सेकेंड है बुद्धा एज, यानी महाजनपद एज। यह है आपका 600 बीसी से 400 बीसी तक। थर्ड है मौर्यन एज, यह है आपका 400 बीसी से लगभग 200 बीसी तक। फोर्थ, पोस्ट मौर्यन एज, यह है आपका लगभग 200 बीसी से 300 एडी तक। फिफ्थ, गुप्ता एज, यह है 300 एडी से लगभग 600 एडी तक। सिक्स्थ, पोस्ट गुप्ता एज, ये होगा आपका लगभग 600 एडी से 750 एडी तक। और सेवेंथ, प्री मेडिवल एज, ये है आपका 750 एडी से 1200 एडी तक। इसमें भी हमें इनके बीच के परिवर्तन को देखते हुए, चेंजेस को देखते हुए इनके बीच के लिंक को समझते जाना है। देखिए, सेक्शन वन, खंड एक, प्री हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ पे हमें इस सेक्शन में पढ़ना है पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल के बारे में, फिर मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल के बारे में, नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, चाल्कोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल के बारे में, मेगालिथिक पीरियड, महापाषाण काल के बारे में। देखिए, पहले पार्ट वन को देखते हैं। जब हम लोग पार्ट वन की बात करते हैं तो इसमें इस पार्ट वन को समझने का, इस सेक्शन को समझने का मेथड क्या है। इस सेक्शन की स्पेशलिटी ये है कि इस सेक्शन में हमारे पास कोई भी लिटरेरी एविडेंस यानी साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्षी उपलब्ध है।
और हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे। इसलिए इन कालों के अध्ययन में हमारे सामने पूरी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ पाती। बट इन द कोर्स ऑफ द स्टडी हम लोग कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। उन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पॉइंट ए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य हमें किसी काल विशेष के बारे में कितनी जानकारी दे पाता है और ये कहाँ मौन रह जाता है। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य वो होता है जैसे किसी समुदाय से जुड़े उपकरण यानी औजार हैं। फॉर एग्जाम्पल, पत्थर के उपकरण, हड्डी के उपकरण, लकड़ी के उपकरण। हड्डी और लकड़ी के उपकरण समय के साथ खत्म हो जाते हैं, बट पत्थर के उपकरण बचे हुए हैं। भीमबेटका के गुफाओं में जो चित्र हैं वो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। साहित्यिक साक्ष्य है लिपि, बट उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास हड़प्पा सभ्यता के काल में अवश्य होगी, मगर दुर्भाग्य ये है कि वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। तो वहां भी साहित्यिक साक्ष्य का उपयोग नहीं होगा, पुरातात्विक साक्ष्य का होगा। हमारा देश सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में आता है, तो यहाँ हड्डियां डिकम्पोज हो गई हैं। एक्सकेवेशन यानी खुदाई भी एक कॉस्टली प्रोसेस है, और यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन बहुत ही कम हुआ है, वर्टिकल एक्सकेवेशन ज्यादा हुआ है। पॉइंट बी, ये वो पीरियड था जब भारत की क्लाइमेट चेंज हो रही थी। ये ज्यादा ड्राई हो रही थी, इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि और चारागाह भूमि यानी पैस्चर लैंड डेवलप हो रहे थे। ये जब हम लोग रेगुलर क्लासेस में जाएंगे तब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पॉइंट सी, लोगों के टूल्स के डिजाइन में भी डिफरेंस आने लगा था। मतलब लोगों के औजारों के बनावट में भी अंतर आ रहा था। पहले बड़े और भारी टूल्स बनते थे, यूज होते थे, बट अब स्मॉल एंड लाइट टूल्स यानी छोटे और हल्के उपकरण बनाए जाने लगे। इससे मानव की जो मोबिलिटी थी, गतिशीलता थी, वो बढ़ गई। देखिए, मानव पहले भारी उपकरण लेके शिकार पे जाते थे, तो फास्ट मूव नहीं कर पाते थे। जब छोटे उपकरण बनने लगे तो उनकी मूवमेंट फास्ट हो गई। ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोगों के सेटलमेंट में भी डिफरेंस आ रहा था, लोगों के बसावट में भी अंतर आ रहा था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कुछ एरियाज में नंबर ऑफ सेटलमेंट्स जो थे वो कम हो रहे थे, और वहीं कुछ दूसरे एरियाज में नंबर ऑफ सेटलमेंट्स बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। मानव पहले हंटर एंड फूड गैदरर यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक था, बट कृषि और पशुपालन की सुविधा के बाद मानव भोजन उत्पादक यानी फूड प्रोड्यूसर बन गया, और यहीं से इतिहास में बड़े बड़े बदलाव आए। देखिए, मानव पहले औजार लेकर शिकार पे जाते थे, इसलिए पहले वे शिकारी थे और जंगलों से खाद्य संग्रह भी करते थे। हो सकता है कभी वो शिकार करने गए हो और उन्हें शिकार ना मिला हो, तो उनके दिमाग में आया हो कि कुछ जानवरों को साथ में रखते हैं, जरूरत पड़ने पे मार देंगे। बट खास वातावरण में कुछ पशु पैदा हुए, तो उन्हें यह पता चला कि ये पशु पैदा भी करते हैं, तो इस चलते वे पशुपालक बन गए। पॉइंट एफ, जब फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी तो मानव के जीवन में लेजर टाइम आया, मानव के जीवन में ज्यादा अवकाश आया। अब मानव की रुचि रिलीजन और आर्ट के तरफ बढ़ने लगी। देखिए, जब मानव पहले जंगल में जाकर शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जब वो सेटल होने लगे और फूड अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी, तो उन्हें टाइम मिला और वे कला और धर्म के प्रति रुचि दिखाने लगे। पॉइंट जी, देखिए, सबसे बढ़कर भारत की फर्स्ट एडवांस्ड एंड अर्बन सिविलाइजेशन यानी पहली उन्नत और नगरीय सभ्यता इसी काल में विकसित हुई थी। ब्रिटिशर्स ये दावा करते थे कि वे भारत को सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई तो ब्रिटिशर्स गलत साबित हो गए, क्योंकि भारत तब सभ्य था जब ब्रिटिशर्स जंगल में घूम रहे थे। इसलिए ब्रिटिश हिस्टोरियन मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि ये भारत के पुरुषार्थ से नहीं है। भारत ऐसी उन्नत सभ्यता विकसित नहीं कर सकता। ये सभ्यता मेसोपोटामियन लोगों ने बनाई है, और पश्चिम एशिया के लोग आए और भारतीय परिस्थिति के अनुकूल उन्होंने एक नई सभ्यता स्थापित की। लेकिन हम लोगों ने यह लगभग सिद्ध कर दिया है कि यह भारत की भूमि पर ही क्रमिक विकास है। देखिए, हमें हर सेक्शन में इतिहास लेखन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो उसमें अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो हमें उसे समझते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए इस सेक्शन में भी हमें इतिहास लेखन संबंधी विवाद देखने हैं। डिबेट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री राइटिंग। ए, क्या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई
वो क्लाइमेट रिलेटेड रीजंस के कारण हुई या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हुई, ये हमें देखना पड़ेगा। बी, क्या हम नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं? देखिए, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति क्यों? क्रांति में जो परिवर्तन होता है वो बहुत तेज परिवर्तन होता है। इसमें हमें हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखने हैं। देखिए, इसराइल, पैलेस्तीन, सीरिया का जो रीजन है उसे फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में सबसे पहले 8,000 वर्ष से लगभग 9,000 वर्ष पहले कृषि और पशुपालन यही शुरू हुआ था। इसलिए सवाल ये आता है कि क्या नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत में जो कृषि की शुरुआत हुई, क्या वो पश्चिम एशिया की देन है? ये हम आगे के क्लासेस में समझेंगे। डी, क्या मेसोपोटामियंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के फाउंडर्स थे? ये भी हम समझेंगे। पॉइंट ई, क्या वैदिक आर्यंस ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया? ये भी हम समझेंगे। खंड एक पे बेस्ड मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन देता हूं। व्हाट नॉलेज डू वी गेट अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ नियोलिथिक पीरियड इन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडी मटेरियल? What knowledge do we get about the life of the people of Neolithic period in the context of the limitation of archaeological study material? इसको मैं हिंदी में डिक्टेट कर देता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसे आप लिख लें। पुरातात्विक अध्ययन सामग्री पुरातात्विक अध्ययन सामग्री पुरातात्विक अध्ययन सामग्री की सीमा के संदर्भ में नव पाषाण काल के लोगों के पुरातात्विक अध्ययन सामग्री की सीमा के संदर्भ में नव पाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में नव पाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में हमें क्या ज्ञान मिलता है? हमें क्या ज्ञान मिलता है? पुरातात्विक अध्ययन सामग्री की सीमा के संदर्भ में नव पाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में हमें क्या ज्ञान मिलता है? अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम जब नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाएंगे। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, आप इसमें यह बताएंगे कि एक्सकेवेशन यानी खुदाई जो है वो भरपूर नहीं हुई है। खुदाई अच्छे ढंग से होती तो हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती। सेकेंड पॉइंट है, भारत सब ट्रॉपिकल रीजन में है तो यहाँ हड्डी और लकड़ी के उपकरण डिकम्पोज हो गए हैं तो इसमें उतना प्रकाश नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, अनाजों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसमें सीमा यह है कि पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से उनके सोसाइटी के बारे में, राजनीतिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। एक और मॉडल क्वेश्चन लिख लीजिए। वाई डिड द मेजर हड़प्पन साइट्स emerge in the semi-arid region of the northwest and the saline
ग्राउंड वाटर zone. Why did the major Harappan sites emerge in the semi-arid region of the northwest and the saline groundwater zone? इसे मैं हिंदी में फिर से डिक्टेट कर देता हूं, जो हिंदी मीडियम से हैं वो लिख लें। प्रमुख हड़प्पा स्थल, प्रमुख हड़प्पा स्थल उत्तर पश्चिम के, प्रमुख हड़प्पा स्थल उत्तर पश्चिम के अर्धशुष्क क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के अर्धशुष्क क्षेत्र और लवणता वाले, प्रमुख हड़प्पा स्थल उत्तर पश्चिम के अर्धशुष्क क्षेत्र और लवणता वाले भूजल क्षेत्र में, भूजल क्षेत्र में क्यों उदित हुए, क्यों उदित हुए? प्रमुख हड़प्पा स्थल उत्तर पश्चिम के अर्धशुष्क क्षेत्र और लवणता वाले भूजल क्षेत्र में क्यों उदित हुए? इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए वर्षा की मात्रा बढ़ती है, तो ईस्टर्न साइड में जंगल घने होंगे, वहीं नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जंगल कम घने होंगे, तो तांबे और कांसे के उपकरण से इनको साफ करना आसान होगा, तो वहां बस्तियां पहले आई। वे मेनली नदी के किनारे बसते थे ताकि पानी का इस्तेमाल कर सके। इससे उन्हें एक और लाभ मिला कि नदी जो मिट्टी बहाकर लाती थी, उससे बहुत कृषि अच्छे तरीके से होती थी। नदी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी हो पाया, तो व्यापार भी संभव हुआ, तो उन्नत नगरीय सभ्यता पनपती चली गई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 2 से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।